हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था। कल हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसमें हो सकता है छूट गई हैं या हो सकता है जो हमने उसमें नहीं बताई। ठीक है, उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए आज हम इसी 1857 पे एक दूसरी वीडियो लाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह है। इसमें देखिए क्या है कि इस समय क्या है भारत में। भारत का गवर्नर जनरल कौन इस समय भाई? भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान रहे कि पहले बंगाल का गवर्नर हुआ, जब बंगाल बम्बई मद्रास तीनों में गवर्नर हुआ करता था। फिर बंगाल में गवर्नर जनरल बना, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय जो था 1857 की क्रांति के समय, नाम था उसका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग नाम है इसका। कार्यकाल है कैनिंग का, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1862। ठीक है, तो इसके कुछ कारनामे रहे हैं। कारनामे क्या रहे हैं, थोड़े से इसके कारनामे पर ध्यान रखते हैं। इसके कारनामे रहे हैं कि इसने क्या, इसके समय में क्या हुआ। 1862 में रहा ना, 62 तक रहा। तो 1861 में उच्चतम उच्च 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया, मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत क्या किया गया, उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया। इसके तहत ये हुआ कि जो पुरानी वाली सुप्रीम कोर्ट थी, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। तो उसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस समय समाप्त कर दिया गया। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो सदर अदालतें थी उनको भी इस समय समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कब? 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत। ठीक है, तो किया क्या गया इस समय? इस समय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों जगहों पर एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1773 की जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रही, अब उसको क्या किया गया, 1861 में पलट दिया गया है। ठीक है, इसमें अब तीनों के पास एक एक उच्च न्यायालय है। तो विकेंद्रीकरण की जो केंद्रीकरण जो प्रवृत्ति थी उसको इस समय पलट दिया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है। ठीक है, साथ में एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसी समय, इसी अधिनियम के तहत आगरा में भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, हाई कोर्ट की, जिसका टाइम रहा है 1866। इस समय लॉर्ड कैनिंग नहीं था, लेकिन फिर भी 1861 के अधिनियम के तहत ही इसकी स्थापना हुई है। और इलाहाबाद में भी एक हाई कोर्ट बनाई गई। कब बनाई गई? 1875 में, 1875 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, बनाई नहीं गई थी, इसी इसी को 1866 में जो आगरा में थी हाई कोर्ट, इसी को स्थानांतरित किया गया था। कहाँ? इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से। और कब हुआ ये? 1875 में। ठीक है, अब कैनिंग का समय है 1856 से 1862। तो काम क्या क्या हुए होंगे? देखिए, पहली बात तो इस समय 1856 में खास करके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पुनः
विवाह अधिनियम लागू हुआ है 1856 में ही, ठीक है। इसके अलावा 1856 में ही क्या हुआ, और 1856 में ही क्या क्या हुआ, और कि भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में हुआ था 1856 में ही। वो भी कहाँ, किसकी देखरेख में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से, उन्हीं की देखरेख में हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुआ है, ध्यान रखना इस सब चीज़ का, कि हो सकता है स्टेटमेंट में आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में संपन्न हुआ। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन है, कैनिंग है इस समय का, क्या नाम है इसका, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि 1856 में ही पैतृक संपत्ति से भी संबंधित कानून बनाया गया, ठीक है। पैतृक संपत्ति से भी संबंधित एक कानून बनाया गया, जिसमें कि ये निश्चित किया गया था कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो क्या हुआ कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। 1856 में ही पैतृक संपत्ति अधिनियम लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज 1857 का समय है। इसमें क्या हुआ है, इसमें आज के समय का कौन, कैग, क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यही बोलते हैं ना। तो 1857 में ही ये वाला पद आ गया था। नाम था महालेखा परीक्षक, नाम था महालेखा परीक्षक। पद का सृजन किया गया 1857 में, मतलब कैनिंग के ही समय में, ठीक है। तो जो कि यही कैग बनता है फिर आगे जाके भारत की स्वतंत्रता के बाद। अगली चीज आगे और क्या है इसमें, फिर 1858 का समय आ गया। 1858 में क्या हो रहा है यहाँ पे, 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम आता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त किया जाता है। कब, 1858 में मुगल शासक का जो पद था वो भी समाप्त हुआ 1858 में। ध्यान रखना लॉर्ड कैनिंग ही है अभी। इसके अलावा और क्या है, 1858 में ही और भी है अभी, क्या है वो, देखिए मैकाले की जो प्रारूपिक दंड संहिता थी उसको 1858 में ही कानूनी रूप दिया गया, कानून बना दिया गया उसको। और 1858 में जो मैकाले का प्रारूपिक दंड संहिता थी उसको 1858 में ही क्या किया गया, कानून बनाया गया। साथ में 1859 में अपराध विधान संहिता भी लागू हुई, ठीक है, ठीक है। 1859 में अपराध विधान संहिता भी लागू हुई है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में व्यापगत का सिद्धांत समाप्त किया गया, व्यापगत सिद्धांत समाप्त हो गया, ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 में। कुल मिला के ये चीज़ें रही हैं लॉर्ड कैनिंग के ही समय में। ध्यान रखना, पहला कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, पहला विधवा पुनर्विवाह कानूनी रूप से हुआ कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में और उन्हीं के प्रेरणा से। कब हुआ, 1856 में ही, ठीक है। दूसरी चीज पैतृक संपत्ति अधिनियम लाया गया 1856 में, जो कि कहा गया जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर 1857 में क्या हुआ, महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है, जो कि स्वतंत्रता के बाद
वही हमारा बनता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद बन जाता है। ठीक, इसके अलावा फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसमें मुगल सम्राट का पद समाप्त होता है, व्यपगत का सिद्धांत समाप्त किया जाता है। साथ में मैकाले का जो प्रारूपिक दंड संहिता थी 1858 में ही वो कानून बन जाती है, और 1859 में क्या होता है कि अपराध विधान संहिता लागू की जाती है। ठीक, इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट इसी के समय में आता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक है। तो भैया, तो लॉर्ड कैनिंग है इस समय भारत के गवर्नर जनरल, यही बनेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत के पहले वायसराय भी बनेंगे। ठीक है, हमने बताया है वीडियो में कि वायसराय जो है महारानी विक्टोरिया का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है भारत में। ठीक है, इसी के तहत 1861 में क्या किया जाता है, फिर भारत सचिव के पद का भी सृजन हो रहा है। ठीक है ना, तो पहला वायसराय बनता ही। तो देखते हैं 1857 का विद्रोह, देखेंगे इसके कारण और इसकी प्रणाली क्या क्या रही है, फिर ये इसके असफल होने के कारण क्या रहे हैं। ठीक है, इसमें किसकी क्या भूमिका रही है, ये सब देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार होगी। भूमिका एक बनानी पड़ती है, तो वही ये भूमिका है। कैसी भूमिका है, देखिए कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भू राजस्व प्रणाली प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन, ये पृष्ठभूमि है 1857 की क्रांति का। ठीक है, जो स्थानीय जन समुदायों को स्वीकार नहीं था। क्या है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भू राजस्व प्रणाली और प्रशासनिक ढांचे में जो परिवर्तन किया गया वो स्थानीय जन समुदायों को स्वीकार नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज, लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत या राज्य हड़प नीति। तीसरी चीज, अगला है कि नई भू राजस्व व्यवस्था के चलते लोगों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। ठीक है ना, नई भू राजस्व व्यवस्था के चलते क्या हुआ, लोगों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। जैसे आपको पता होगा कि कार्नवालिस ने वो जमींदारी व्यवस्था आई थी, जमींदारी, इस्तमरारी, महालवाड़ी, ये सब व्यवस्थाएं लाई गई थी। तो इसमें किसानों को क्या हुआ, नुकसान भी हुआ, बिचौलियों को फ़ायदा हुआ, कहीं पे कुछ फ़ायदा हुआ किसानों को, कहीं पे कंपनी को भी घाटा हुआ। ऐसा नहीं कि कंपनी को बहुत फ़ायदा ही हुआ था। इसलिए तरह तरह की आजमाइश की गई है, जगह जगह बदल कर, हर जगह पे नई व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, कि देखते हैं किस व्यवस्था से कौन सा फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान होता है। ठीक, ये चीज़ें नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि किसान जो था ज़मींदारों के चंगुल में फंसता गया, कर्ज लेते लेते उसकी कृषि खराब हो जाती है, उसकी फसल खराब होती है, फिर भी उसको लगान देना होता है। तो क्या करता, वो साहूकार से कर्जा लेता है, कर्जा भर नहीं पाता, लास्ट में उसके घर से उसके जानवर भी चले जाते हैं, उसका खेत भी चला जाता है। जो उसके लास्ट अंतिम रूप से बचा रहता है कि चलो संपत्ति है, ठीक है, वो भी उसके पास नहीं रह जाती। ठीक है, कमाने खाने के लिए। ठीक, अगली चीज़ क्या है कि घरेलू उद्योग की उपेक्षा से कारीगर और हस्तशिल्पियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है कि भारत में कुटीर उद्योग थे। वो कैसे कुटीर उद्योग थे, जैसे लोहार अपना लोहा पीटने का काम करता है, वहाँ क्या बनाता है कि औजार, फावड़ा, कुदाल, चाकू, ऐसी चीज़ें जो बनाता, हंसिया टाइप का। ठीक है, ये सब चीज़ें बनाता था। फिर कोई कुम्हार है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक है, जुलाहे हैं, वो बर्तन, लकड़ी वाले बर्तन जो होते हैं उनको बनाते हैं, वो बेचते हैं। फिर कपड़े की छपाई होती है, कपड़े की बुनाई होती है हाथ से। तो इन सब का क्या हुआ, इन सब की उपेक्षा की गई, इन सब पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्यों, क्योंकि इस समय औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी इंग्लैंड में, तो वहाँ के सामान से भारत का बाज़ार भर चुका था। तो लोग उनके सामान को लेते थे। क्यों, क्योंकि उनका सामान मशीन से बना हुआ था और थोड़ा सा अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी सस्ता मिलता था। यहाँ पे क्या था कि लोग अपने हाथ से बनाते थे, तो वो कारीगरी जो मजदूरी थी वो महंगी पड़ती थी, इसलिए उसको महंगा बेचना पड़ता था, लेकिन वो जो है उसके मुकाबले में अच्छा होता था।
फिर भी लोग नहीं लेते थे, क्यों? क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता था उसमें, ठीक। तो पूरा मार्केट भरा पड़ा था उनके सामानों से। यहाँ पे लोगों के एक दूसरे से जुड़ाव भी ख़त्म हो रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज़, तो ये घरेलू उद्योगों की उपेक्षा से कारीगर और हस्तशिल्पियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। फिर कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, जैसे चाय, कपास, नील के कारण क्या हो, किसानों की हालत खराब हो गई। तो भाई औद्योगिक क्रांति चल रही है, नील के बागान लगाए जाएंगे। अभी आप इससे पहले भी आप पढ़े होंगे, इससे पहले भी हमने बताया नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह, जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ था, बहुत सारे विद्रोह हुए थे। वो विद्रोह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी हमने बताया नहीं है, तो सब हम विद्रोह बताएंगे। और इसी 1857 की क्रांति के बाद नील विद्रोह भी होता है, ठीक है। इससे पहले भी हो चुका है, ये भी ध्यान रखना। तो नील विद्रोह हुआ, चाय है, कपास है, ये सब जबरदस्ती उगवाए जाते थे कि अपने खेत में आप इतना उगाइए। तिनकठिया प्रथा आपको पता होगी, बिहार में तिनकठिया प्रथा के खिलाफ आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के समय में, ठीक है। तो इस तरीके की व्यवस्था अपनाई गई थी जिससे किसानों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि नील की खेती बताते हैं, नील की खेती अगर एक खेत में एक बार से ज़्यादा की जाती तो उस खेत की उर्वरता जो है खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती थी, ठीक है। जैसे कि निम्नीकरण बोलते हैं उसको, बोल सकते हैं कि उसकी उत्पादन क्षमता जो होती थी, वो मिट्टी बोलते कि वो जमीन जो होती तो ठंडक पकड़ लेती थी, तो उसमें दूसरी फसल जो है नहीं बो सकते थे, अगर बो भी दिए तो वो होती नहीं थी, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। और चाय के बागान, कपास के बागान लगवाए जाते थे ज़बरदस्ती, कि खेत में गेहूँ धान बोने के लिए है तो उसमें क्या किए, चाय के बागान लग गए। ऐसी भी चीज़ें हुई हैं ज़बरदस्ती, कुछ भी हो गया। फिर उसके बाद सिपाहियों में रोष भी उत्पन्न था। सिपाहियों में कुछ इनके प्रति गुस्सा था। वो गुस्सा कैसा था, वेतन को लेके, तो पदोन्नति को लेके, पेंशन को लेके, सेवा शर्तों में जातिगत भेदभाव को लेके। जैसे कि पता है कि यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा पद नहीं दिया जाता था, कोई अधिकारी ऑफिसर का पद नहीं मिलता था किसी को, सैनिक की तरह काम करते थे। उसमें भी अगर गोरे लोगों में कोई सैनिक है, पहली बात बनते नहीं, लेकिन जब बनते थे तो उनकी वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें जो होती थी इंडियंस से ज़्यादा अच्छी होती थी, ठीक है। इसका भी एक लोगों में गुस्सा था कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है, क्योंकि हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पृष्ठभूमि रही है इनकी, ठीक है, 1857 की क्रांति की। अब पृष्ठभूमि हमने पढ़ा, वो हम बोल सकते हैं उसको दीर्घकालिक कारण के रूप में इनको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनको हम किस रूप में पढ़ सकते हैं, दीर्घकालिक कारण, ठीक है ना। दीर्घकालिक कारण के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे क्या है, तात्कालिक कारण। अब तात्कालिक कारण क्या हो सकता है, हमने कल बताया था कि इनके पास एक नई राइफल आई, एनफील्ड राइफल होती थी। उसमें क्या होता था कि चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से खींचकर उसमें भरा जाता था। तो लोगों को ये भी पता चला कि तो सुअर, गाय और सुअर की चर्बी है इसमें, जिसको हम मुंह से लगाते हैं। तो लोगों को ये लगा कि ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए है, यहाँ पे अब हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं वे लोग, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ थी। तो लोगों में अपने धर्म को लेके वो था कि धर्म पर हमला लगा उनको, कि नहीं हमारे धर्म पर हमला कर रहा है ये लोग। तो इस तरीके से 1857 की नींव पड़ी। फिर शुरू होता है 1857 का विद्रोह। अब 1857 की कार्य प्रणाली प्रतीक के रूप में देखा जाए तो कमल और रोटी था, ठीक है। शुरुआत होती है बैरकपुर छावनी से 1857 मार्च में। इसकी शुरुआत मंगल पांडे क्या करते हैं, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सैनिक थे, इन्होंने अपने एजुडेंट की हत्या कर दी थी, ठीक है। अपने एजुडेंट की क्या की थी, इन्होंने हत्या कर दी थी, ठीक। इसके अलावा फिर 10 मई 1857 का समय दिन है। मेरठ एक जगह है जो कि इस समय उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है। तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या किया, वहाँ पे बगावत कर दी। कहाँ, मेरठ में। अब मेरठ और दिल्ली पास में है, ठीक है।
इसकी फिर 12 मई 1857 के दिन क्या हुआ कि सैनिकों ने क्या किया, मेरठ से सैनिक निकले और 12 तारीख को 1857 में ही दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया अपना। अधिकार करके क्या किए, अधिकार करके मारकर थोड़ी किए, उन्होंने बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिया अपना। बख्त खां दिल्ली में ही था, ठीक है, उसको बना दिए नेता। बख्त खां बना नेता और राजा बने बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये कार्यप्रणाली है, तो इसमें ध्यान रखना है कि कौन ने कहाँ पे नेतृत्व दिया था, ठीक है। तो बख्त खां ने दिल्ली में नेतृत्व दिया है, पहला चीज़। दूसरा, बरेली में नेतृत्व दिया खान बहादुर ने। झांसी में नेतृत्व दी रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने 4 जून 1857 को किसमें, युद्ध में या विद्रोह में शामिल हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना कि कहाँ पे कब विद्रोह हुआ ये भी इसमें दिया गया है, तो 4 जून 1857 का दिन है ये। उसके बाद अवध में बेगम हजरत महल के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उनके एक पुत्र थे बिरजेश कादिर, जिनको नवाब मानने से इनकार कर दिया गया। और इनके वहाँ के लास्ट नवाब कौन थे अवध के, उनका नाम था वाजिद अली शाह, ठीक है। तो उनके पुत्र थे बिरजेश कादिर। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अपना संभाला मोर्चा। वो टाइम था 4 जून 1857 का ही, ध्यान रखना। बिरजेश कादिर को वहाँ उस समय नवाब घोषित कर दिया गया। तो लखनऊ में युद्ध हुए हैं बहुत सारे, जैसे चिन्हट का युद्ध हुआ है, फिर मच्छी भवन है, ठीक है, फिर लोहे का पुल है, ये सब पार करते हुए वहाँ पे लड़ाई लड़ी गई। फिर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, नॉर्मल पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कानपुर में नेतृत्व किसने दिया है, कानपुर में रहे नाना साहब, 5 जून 1857 को। सब कड़ी से लगे चल रहे हैं अभी। सेनापति रहे तात्या टोपे, ध्यान रखना, और सलाहकार रहे अजीमुल्ला खां। तो भाई कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व संभाला, इनके सेनापति हुए तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ध्यान रखना, पिछली वीडियो में हमने बता रखा है, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है ना। और इसके सलाहकार इनके कौन रहे, अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खान को एक संज्ञा दी जाती है, वो संज्ञा है क्रांति दूत की, ठीक है। तो क्रांति दूत की संज्ञा अजीमुल्ला खान को दी गई। तो अजीमुल्ला खां किसके, कानपुर में नेतृत्व कर रहे नाना साहब के सलाहकार रहे हैं, तात्या टोपे इनके सेनापति रहे, ठीक। जगदीशपुर में रहे, जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह है, एक जमींदार थे। आसाम में मनीराम दत्त थे। इन्होंने क्या किया, कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया। कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित किए और मनीराम दत्त नेतृत्व संभाले आसाम में 1857 की क्रांति के, ठीक। इसके अलावा फिर फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। तो मौलवी अहमदुल्ला के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे क्या कि तमिलनाडु के रहने वाले थे ये, ठीक है, तमिलनाडु के में अरकाट के रहने वाले थे। अंग्रेज़ों ने इनके बारे में बोला था, मौलवी अहमदुल्ला के बारे में, कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। किसके बारे में बोला गया, मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने अब फैजाबाद का नेतृत्व संभाला था, ठीक है। सब कुछ तो हो गया, लड़ाई लड़ी गई, लड़ाइयाँ लड़ी, विद्रोह को दबाया भी गया जगह जगह पर। कहीं पे नील रहे तो कहीं पे ह्यूरोज रहे, ठीक है, कहीं पे निक्सन तो कहीं पे आपके निकलसन रहे, कहीं पे हडसन रहे। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया, जगह जगह पर युद्ध को दबाते गए, ठीक है। कई लोग मरे भी हैं, जैसे निकलसन दिल्ली में मारा गया था, है ना। तो इस तरीके से हमने पिछली वीडियो में सब बता रखा है आपको। अब देखिए, इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्तर पर विद्रोह होने के बाद भी 1857 में मार्च में शुरुआत होती है, 1858 तक, मतलब एक साल लगभग एक साल तक क्या हुआ, विद्रोह को दबाने में टाइम लगा है। विद्रोही को रोकने में 1 साल का टाइम लग गया है। फिर भी कोई बहुत बड़ी सफलता इनके हाथ नहीं लगी है। तो असफलता, वो जो सफलता नहीं मिली, उसके कारण क्या रहे हैं वो देखते हैं। देखिए,
विद्रोहियों के पास सबसे पहली बात कि हथियार और गोला बारूद की सीमित मात्रा हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई आर्टिलरी नहीं थी, कोई उनके पास फैक्ट्री नहीं थी, सब कुछ इनके पास बहुत ज़्यादा था मात्रा में, ठीक है। दूसरी चीज़, संचार और केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। सब लोग जो थे, कानपुर नाना साहब थे, रानी झांसी झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी, या फिर बेगम हजरत महल हैं, ठीक है, असम में मनीराम दत्त हैं, और तो ये लोग क्या हैं, कहीं न कहीं ये अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। इसमें कोई भी एक ऐसा नहीं था कि जो एक नेतृत्व दे रहा हो, केंद्रीय नेतृत्व दे रहा होता, ठीक है। तो एक तो ये भी रीज़न रहा है इसके असफल होने का। फिर विद्रोहियों के पास कोई स्पष्ट भविष्य के लिए राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं था। ठीक है ना, ये चीज़ है। उसके अलावा फिर व्यापारी, बुद्धिजीवी वर्ग, स्थानीय राजकुमारों का सहयोग भी नहीं प्राप्त हुआ इसमें। इसमें इन लोगों ने कोई सहयोग नहीं दिया। जैसे सिंधिया, हमने पिछले बताया था, पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सिंधिया ने क्या बोला, सिंधिया को बोल दिए, हमने बताया था चनक झाड़ चढ़ा दिए कि आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, ऐसा कुछ बोला था अंग्रेज़ों ने उनसे। तो उन्होंने क्या किया, हेल्प दी, ठीक है। इस तरीके से लोगों ने उनका वो सहयोग नहीं दिया। अब देखिए क्या हुआ, विद्रोह का महत्व किसमें था। महत्व भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न में ऐसे भी हो सकता है कि ये भी दे सकता है। तो कैसे क्या है कि लोगों के असंतोष की सीमा का पता चला अंग्रेजों को, कि लोगों में असंतोष कितना है हमारे प्रति, ठीक है। दूसरी चीज़, कंपनी का शासन भी समाप्त हुआ इसी के चलते। तीसरी चीज़, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत हुई है, ठीक है, ये चीज़। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, वो तो हम बता चुके पहले। इसने इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी घोषित किया था जब ये क्रांति हो रही थी, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम निकला कि भारत का जो प्रशासन था वो सीधे ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। शाही घोषणा पत्र जारी किया गया। शाही घोषणा पत्र जारी किया गया कब, 1858 में। इसको पढ़ा किसने, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ के सुनाया, इलाहाबाद में, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या क्या बोला गया था कि अब जो है व्यापकता का सिद्धांत नहीं लागू होगा, जिनके पास जो भी उत्तराधिकारी उनके वही रहेंगे, किसी के क्षेत्र को हड़पा नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपके इंटरनल मामलों में कोई दखलंदाजी, ऐसे यही सब बोला गया होगा। और किसानों के लिए कुछ चीज़ें बोली गई रही होंगी, घोषणा यही थी और कुछ नहीं था। फिर उसके अलावा भारतीयों को फौज में भर्ती करने के लिए संप्रदाय, जाति, जनजाति, वफादारों को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। किसको, वफादारों को बढ़ावा दिया गया, जनजाति, जाति, सबको, ठीक है। इस तरीके से सैनिक भर्ती में भारतीयों के अनुपात को कम कर दिया गया, भारतीयों के अनुपात को कम किया गया इसी समय। और नीति अपनाई गई कि फूट डालो राज करो वाली नीति। तो फूट डालो राज करो वाली नीति की शुरुआत हुई है 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 1857 की क्रांति में रही हैं। अब इसमें से देखिए जो भी है 1857 की क्रांति आपकी आज समाप्त हो गई है। कुछ हमने कल बताया था और आज भी हमने कुछ बता दिया, तात्कालिक कारण भी। आज आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जैसे क्या, विद्रोह की असफलता के कारण क्या रहे, विद्रोह सफल नहीं हुआ तो इसका क्या रीजन रहा, ठीक है। विद्रोह का महत्व किसमें था, फिर इसका परिणाम क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता चली हैं आज, ठीक है। इसके अलावा हमने कल तो ज़्यादा कुछ हम बताए नहीं थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हम ख़त्म किए हैं। हमने बताया था एक चीज़ और उसमें कि जो 1857 की क्रांति हुई उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने टिप्पणियाँ की थी, कुछ लोगों ने कुछ बोला भी था। जैसे बीडी सावरकर हैं। बीडी सावरकर ने कहा था कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। क्या कहा था इन्होंने, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने, कि यह जो है 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। डिज़रायली ने क्या कहा, डिज़रायली ने कहा कि नहीं, यह तो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है।
अब इस डिज़रायली की बात का अगर खंडन किया जाए या फिर इनकी बात का वो किया जाए, तो अंतर ये है कि जैसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे। ठीक है, सन्यासी विद्रोह हुआ था, इससे पहले ही हुआ था। ठीक है, वो बहुत बड़े लेवल पे था। तो ये सब चीज़ें थी। इनकी बात का अगर हम खंडन करें तो राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों ने अपने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ा था। बेगम हजरत महल लखनऊ बचाने के लिए लड़ी, अपना राज्य। रानी लक्ष्मीबाई अपना राज्य बचाने के लिए लड़ी। कानपुर नाना साहब थे वो भी। ठीक है, तो सब ने कहीं ना कहीं अपने राज्य को बचाने के लिए लड़े। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात थी कि भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जो इस क्रांति से अछूता रह गया था, जैसे दक्षिण भारत पूरी तरह से अछूता रहा है। ठीक है, साथ में उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी अछूता रहा इस चीज़ से। ठीक है, फिर जॉन लॉरेंस और सीले, दो लोग हैं, इन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सिपाही विद्रोह था। तो इनकी भी बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें सिपाही तो थे ही, लेकिन उसमें किसान भी थे उसमें। ठीक है, किसान लोग भी थे जो शामिल हुए थे, जैसे जमींदार आए थे, जगदीशपुर के कुंवर सिंह आए थे उसमें। ठीक है, फिर अवध के नवाब रहे हैं वो बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, और किसान तो बहुत बड़े मात्रा में रहे। तो सैनिक विद्रोह भी कहना ठीक नहीं है, पूरी तरह से नहीं कह सकते। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ जेम्स आउट्रम हैं और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। षड्यंत्र एकाएक तो बनता नहीं कि आज के आज षड्यंत्र रचे और जाके तुरंत वो काम तमाम करेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ थी, उनको लगा था कि ये चर्बी युक्त कारतूस है, इससे धर्म पर हमला हो रहा, हमारे धर्म की रक्षा करनी है, हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा, मतलब हमारे धर्म के प्रति वो हमारे धर्म को मतलब बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो गाय और सूअर की चर्बी लगाए हैं, तो ये भी उसके खिलाफ। तो भाई ठीक है, उस समय क्या था, धर्म मायने रखता था, तो लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सबसे बड़ी बात है कि ये कोई षड्यंत्र नहीं था, इसमें किसान लोग भी शामिल थे। ठीक है, किसान लोग भी उसमें शामिल थे। तो ऐसा तो है नहीं कि और सैनिक, अगर षड्यंत्र कौन करेगा? षड्यंत्र करेंगे जो सैनिक लोग थे, और तो किसान कौन सा षड्यंत्र करेंगे इनके खिलाफ? तो ये चीज़ें थी। दूसरी चीज़, फिर टी.आर. होम्स ने कहा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध बोला। उसके अलावा फिर L.E.R. रीज थे कोई, इन्होंने कहा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये लोग कहीं ना कहीं ठीक है, सबने अपने जिसका जैसे जो सोचे वो अपना बोलते रहे। ठीक है, उससे कोई वो नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति होती है तो कुछ ब्रिटिश सेना वाले होते हैं, मतलब ब्रिटिश सैनिक होते हैं जो विद्रोह को दबाने का काम करते हैं, ब्रिटिश नायक बोला जाता है उनको। तो वो विद्रोह को दबाने के ही क्रम में उनकी मृत्यु भी हो रही है, मरे भी हैं। जैसे निकलसन मरा कहाँ पे? निकलसन मरा है दिल्ली में, ये भी ध्यान रखना, हो सकता है पॉइंट्स में आ जाए। तो ये दिल्ली में मरा है निकलसन। ठीक है, दूसरे हेनरी लॉरेंस भी मारे गए, हेनरी लॉरेंस भी मारे गए हैं। ठीक है, हेनरी लॉरेंस कहाँ मारे गए? लखनऊ में। ठीक, उसके अलावा फिर कर्नल नील है, विलियम टेलर, तो नील भी मरे थे यहीं पे। ठीक है, तो ये लोग क्या है, यहीं पे मरे भी थे, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या जानना है इसमें? देखिए, इसके अलावा और कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना था उतना हम बता दिए हैं। अब इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लें, और ध्यान से सुनने के बाद इसको समझने का प्रयास करें, ताकि
आपके एग्ज़ाम में इससे कुछ बेनिफिट मिल सके। और उम्मीद है प्रश्न जरूर आएगा, इस वीडियो से प्रश्न जरूर आपको मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।